नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज इस इमारत और इस तस्वीर को देखकर आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि चर्चा का विषय क्या है। ये मसला जितना सियासी है उतना ही भ्रष्टाचार से भी जुड़ा है, उतना ही एक आदमी की जिद से भी जुड़ा है और उतना ही उस नियत से भी जुड़ा है जिसके साथ में कोई इमारत तैयार होती है। यह वो इमारत है जिसके पीछे इतनी कहानियां हैं, इतने वाकये हैं कि जिस असल मकसद को इस इमारत की चार दीवारी के भीतर तलाशने की कोशिश हो रही थी, वो जमींदोज होने की कगार पर है। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इमारत अब ढहने की कगार पर है। क्या कानून का पहिया आखिरकार उस यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया जो वर्षों से विवादों के केंद्र में रही? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ है या फिर इसके पीछे गहरी सियासत भी है? जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के कई भवन नियमों के विपरीत बनाए गए। सरकारी जमीन पर कब्जे और भूमि से जुड़े विवाद पहले भी चर्चा में रहे। अब प्रशासनिक कार्रवाई और कानूनी प्रक्रियाओं से इस पूरे मामले पर एक बार फिर बहस छिड़ी। दावे किए जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर निर्माणों को अवैध माना गया है और भूमि से जुड़े मामलों में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दूसरी ओर इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हैं। सवाल इस बात का है कि आजम खान ने जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी का प्रारूप तैयार किया, जिस तरीके से यह जौहर यूनिवर्सिटी बनी और जिस तरीके से इस जौहर यूनिवर्सिटी का अंजाम हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए था? जो हो रहा है अगर वो ना हो तो क्या वो नहीं होना चाहिए था? आप एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहां आपको यह तय करना मुश्किल होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आप एक इमारत को खड़ा कर दें, नियम कायदों को ताक पर रखकर, जिस तरीके से आपकी जो मंशा है, अगर आपके पास सत्ता है, सरकार है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किया आपने, लेकिन उसका अंजाम। तो आज चर्चा इसी जौहर यूनिवर्सिटी पर होगी। वजह इसकी बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से इसके भीतर करीबन 250 एकड़ की यूनिवर्सिटी है, आलीशान इसका कैंपस, और उसमें करीब 40 भवन जो तैयार किए गए, उसमें 38 का नक्शा ही नहीं। अब जब नक्शा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उस पर कार्रवाई होगी। पैसा कहां से आया, किस तरीके से आया, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इन सब चीजों की जांच अलग अलग एजेंसियां पहले से कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में, और आजम खान खुद जेल में है अलग अलग मामलों में, उनके जो कारनामे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए। अब सवाल इस बात का है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो आज हमारे सामने घटना हो रही है, क्या उससे हमारे समाज को, सियासतदानों को कोई सबक भी मिल रहा है या पूरा मामला राजनीति के इर्द गिर्द आकर के और खत्म हो जाएगा? इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं। अश्विनी शाही जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शरद सरन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। काशिफ खान जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। राहत अली जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं राहत अली जी आपसे करूंगा। जिस तरीके का रामपुर में घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई और जिस तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एक पत्रकार होने के नाते आपकी नजर क्या देखती है और जुबान क्या कहती है?
अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। तो उस समय जो है कद्दावर मंत्री थे और 9 विभाग आजम खान के पास थे। और जब ये यूनिवर्सिटी की संग बुनियाद रखी गई तो उस समय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और पूरी सरकार जो थी रामपुर में मौजूद थी। और लेकिन हम बात करें चिकनखेड़ा गांव में स्थित ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है उस जमीन पर, लेकिन जब बन के तैयार हुई तो वहां के जो आलियागंज है गांव में पास में ही वहां पर, तो 27 किसानों ने आजम खान पर थाना अजीम नगर में मुकदमे भी दर्ज कराए थे इसको लेकर कि हमारी जो जमीन है आजम खान ने सत्ता के नशे में हमारी जबरदस्ती जमीन जो है छीन कर और जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली है। तो वो मुकदमे आज भी जो है रामपुर न्यायालय में विचाराधीन है। तो काफी पहले से जौहर यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में रही है, क्योंकि उस समय कद्दावर मंत्री थे आजम खान सपा सरकार में, और किसी में हिम्मत ये नहीं होती थी कि वो जिलाधिकारी से या एसपी से या किसी से भी वो अपनी शिकायत कर सके, और अगर लोगों ने शिकायत भी की तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ और योगी सरकार बनी। योगी सरकार बनने के बाद में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने आवाज को बुलंद किया और एक के बाद एक करीब जो है आजम खान पर तो मुकदमे दर्ज हुए, यहाँ तक कि उनके परिवार भी मुकदमों में लिप्त है पूरा। तो इस चीज को लेकर जो है जो हनक थी, यानी सत्ता किसी की भी हो और जनता के ऊपर होती है, क्योंकि जनता ही चुनती है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे पास जो है पद है, हमें ताकत है, तो उसको गलत इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह यहाँ भी ये मामला देखने को मिला है, क्योंकि इसमें आयकर विभाग की टीमें, अग्निशमन अधिकारी वगैरह सारी टीमें यहाँ पर जांच जो है करीब 9 साल से यहाँ पर चल रही है जौहर यूनिवर्सिटी की। अब मामला आरडीए का आता है तो आरडीए ने करीब 20 दिन पहले यहाँ पर 40 जो भवन यूनिवर्सिटी के अंदर बने हैं उस पर जाकर जो है जांच की। जांच में पाया गया 38 भवन बिना आरडीए के अनुमति के जो है स्वीकृत किए गए हैं, और 2 भवन है जिसमें उसका जो है नक्शा पास कराया गया है, स्वीकृति उसको आरडीए से ली गई है। तो जिला अधिकारी को जो है पूरी रिपोर्ट आरडीए ने सौंपी थी और उनको 7 दिन का समय भी दिया था कि आपके पास जो भी दस्तावेज है या जो भी है उसको जो है आप ला कर जो है दिखाएं, उसको बताएं हमें कि आपने जो इमारतें इसमें बनाई है वो क्या अवैध है या सही है। तो उसमें जो है जौहर यूनिवर्सिटी की टीम जब पहुंची, उनके अधिवक्ता नासिर सुल्तान भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने जब दस्तावेज दिखाए तो उन्होंने कहा कि उस समय चिकनखेड़ा गांव में जो जौहर यूनिवर्सिटी बनी है उस समय आरडीए जो है रामपुर में मौजूद नहीं था। और जब दूसरी तरफ देखा तो उन्होंने बताया जो 2 भवन है इनको जो है आरडीए से स्वीकृति मिल चुकी है और इसको हमने बताया है। तो सीधा जिला अधिकारी अजय कुमार त्रिवेदी ने कहा जब आप जो भवन जो है आप बना सकते हैं और उसके आरडीए की अनुमति से बनाए हैं, अनुमति क्यों नहीं ली? इसको लेकर जो है जिला अधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि जौहर यूनिवर्सिटी को जो है इसको जो यहाँ का जो जौहर यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, जो कमेटी है, वो 15 दिन के अंदर इसको खुद ही हटा ले, और अगर 15 दिन के अंदर इसको नहीं हटाया जाता है तो आरडीए अपनी कार्रवाई करेगा। क्योंकि अब जो है यूनिवर्सिटी बड़ी उसमें जो है माना जाए तो विवादों के घेरे में घिर चुकी है, यहाँ तक कि अब जो है ये पीला पंजा कभी भी यूनिवर्सिटी में चल सकता है। और ठीक है राज जी, आपने उनको कभी भी, ठीक है, आपने बढ़िया नाम रखा है, बुलडोजर का नाम इन्होंने पीला पंजा रखा है। राहत अली जी कलमकार हैं तो कुछ भी अपनी तरफ से इस तरीके के अलंकरण लगा सकते हैं। अच्छा नाम है, बुलडोजर खुश होगा मेरे ख्याल से पीला पंजा अपना नाम सुन करके, और पंजा सुन करके कांग्रेस के साथ ही नहीं है, वरना वो बड़े खुश हो जाते कि उनका जिक्र तो आ रहा है कहीं पे। आपने जो बातें कही हैं उसमें कुछ कानूनी पहलू भी हैं, इसलिए मैं काशिफ खान साहब का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो ये जाने इस यूनिवर्सिटी के संबंध में। कोई जब यूनिवर्सिटी बनती है तो उसको एक प्राइमरी ऑर्डर होता है, वो 2006 में हुआ। बीएल जोशी उस समय राज्यपाल हुआ करते थे।
इसी तरीके से 2013-14 में अजीज कुरैशी कार्यवाहक राज्यपाल थे, अतिरिक्त चार्ज उनके पास दिया गया था और इस यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने का दर्जा उनके दौर में मिला। इसके बाद टीबी राजेश्वर जब राज्यपाल हुआ करते थे, उस समय पर आजीवन कुलपति रहने का फरमान उनके दौर में पास हुआ, जो आजम खान के लिए था। मैं काशिफ साहब आपसे समझना चाहूंगा कि इस देश में कई तरह की यूनिवर्सिटी हैं, मतलब सरकारी केंद्र की हैं, राज्य की हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आज की डेट में बहुत सारी हैं, लेकिन जब आजम खान जैसी शख्सियत एक पढ़ाई लिखाई की जगह तैयार करवाती हैं और आखिर में जाकर के उसमें एक ऐसा क्लॉज डालती हैं और ऐसा ऑर्डर निकलवाती हैं जिसमें वो आजीवन कुलपति रहें, ये कानून की नजर में किस तरीके से देखा जाए? इसी तरीके से आपको ध्यान होगा 13-14 से पहले और उसके बाद भी, मतलब एक स्थिति उस दरमियान में ऐसी थी 6 से 14 के बीच में कि उस यूनिवर्सिटी को किस तरीके से अल्पसंख्यक दर्जा मिले, इसके लिए भरसक कोशिश हुई और राज्यपाल देने को नहीं तैयार थे। अजीज कुरैशी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, कुछ घंटों के लिए वो जब बने, कुछ दिनों के लिए, उतनी देर में उन्होंने काम किया और निकल गए ना। उस एक ही काम है उनके नाम पे ये बड़ा उस समय पे। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी बनाना, अध्ययन केंद्र बनाना, ये तो सरकारों का काम है, उनसे अपेक्षा ये रहती है। लेकिन जो आजम खान साहब ने किया वो आखिर कानून के शिकंजे में क्यों फंसता चला गया? बात सिर्फ सियासी नहीं रही होगी, कुछ तो मिला ही होगा कागज पढ़ने वालों को। देखिए, ऐसा है कि आजम खान साहब ने जब ये प्रस्ताव रखा था कि वो आजीवन चांसलर रहेंगे, वो उस दौर में तो उन्होंने कभी भी यूनिवर्सिटी से चांसलर की हैसियत से कोई पैसा नहीं लिया, कोई तनख्वाह नहीं ली। वो सिर्फ उसकी देख रेख के लिए एक संरक्षक के तौर पे वहां आना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से, बहुत जद्दोजहद करके, बहुत चंदा लेके इस जगह को बनाया था, जगह जगह उन्होंने दामन फैलाया था। इस वजह से वो संरक्षक के तौर पे वहां आना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो वीसी साहब हैं वो ही पूरी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, सारी पावर्स उनके पास है, होल सोल इंचार्ज है और वही यूनिवर्सिटी के सारे काम देखते हैं। देखिए, मामला अदालत में है काशिफ साहब, आप कानून के जानकार हैं, रामपुर के बाशिंदे हैं, इसलिए आज हमने आपको जो चर्चा में आमंत्रित किया कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके ज़रिए हमारे दर्शकों को पता चलें कि जो सियासत कर रहे हैं या जो विद्यार्थी हैं या जो लोग आगे इस तरीके की मंशा रखते हैं कि हम कुछ इस समाज के लिए करके जाएं, वो कानूनी पचड़ों में इस तरीके से ना हो कि उसकी मटियामेट हो जाए। बिल्कुल, वो जितनी ज़मीनें थीं वो सरकारी हैं, सरकारी जमीनों पर ही उसको अधिग्रहित करके बनाया गया। पैसा ज्यादातर चंदे चढ़ावे से अलग, देखिए पैसा सरकार का इसमें बहुत आयात में लगा। ऐसा नहीं, ये फैक्ट्स मिल रहे हैं। मेरे साथ में राहत अली जी हैं, शरद जी हैं, अश्विनी जी हैं, ये लोग भी अभी अपनी बात रखेंगे, आप सुन सकते हैं। केवल मैं कह रहा हूं इसलिए मत जाइए। एक जगह पर कानून के विद्यार्थी होने के नाते अगर कुछ कानून का उल्लंघन हुआ है, आप उस पर रोशनी डालें कि आखिर ऐसा कागजों में या तरीके में कहां पर लूप होल रहा जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हम इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उस तरीके के खिलाफ जरूर है। अली जी ने एक बात कही थी 27 किसानों के मुकदमे की। उन 27 किसानों के मुकदमे में मैं भी उसमें काउंसिल हूँ, वो केस मैंने देखे हैं, अच्छी तरह से रीड आउट है मेरे। देखिए, वो मामला बहुत बड़े हिस्से का नहीं है, वो 8 बीघे का मामला है, 8 से 10 बीघे का लगभग। और उस 10 बीघे में वो जितने हिस्सेदार थे उनमें आपस में डिस्प्यूट था, जिसमें सारा पैसा उनको मिल चुका था। एक शख्स जिसने वो पैसा लिया था, जिसने ये बताया था कि हमारे बाकी हिस्सेदारों को हमने पेमेंट कर दिया है और ये मैंने अपने नाम पे ले ली है, वो सबका पैसा ले चुका था। और बाद में वो लोग डिस्प्यूट में शामिल हुए और उन्होंने वारिसान लगाकर और अपनी दावेदारी की, जिसकी वजह से वो विवाद उत्पन्न हुआ। और रही बात सरकारी संपत्ति की, यूनिवर्सिटी में सरकारी संपत्ति का जो आपने जिक्र किया, तो देखिए, जो सरकारी संपत्ति जिसको सरकार ने अभी घोषित किया था, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट से उसमें स्टे है। हालांकि सरकार उसको पहले से
सीज कर चुकी है वो यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल नहीं होती है। जितनी जमीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल हो रही है उसमें 3 क्राइम नंबर ऐसे हैं जिसपे सरकार ने ये दावा किया था कि ये कस्टोडियन की जमीन है, लेकिन वो कस्टोडियन की एफआईआर कैसे दर्ज हुई, उसका जो ब्रीफ है एफआईआर का, अगर आप उसको और करेंगे, वो संपत्ति खरीदी गई थी सन 2003 से 2007 की सरकार में, और जिस शख्स से ली थी उसकी आईडीज वगैरह उसमें यूज हुई थी, उसने बाकायदा बैनामा किया था, दाखिल खारिज हुआ था। उसके बाद वो शख्स 2018 में पाकिस्तान चला गया, लेकिन वो संपत्ति पहले बेच चुका था 2003 से 2007 की सरकार में, जब वो इंडिया में रहता था। उस वक्त वो इंडिया का ही बाशिंदा था। बाद में वो कहाँ जाता है इससे तो किसी खरीदने वाले का वो तो मतलब नहीं है। 2018 में जब वो पाकिस्तान चला गया, इस बात की जांच पुलिस ने और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने 2019 में की। 2020 में उस केस में उन्होंने जांच करके ये पाया कि ये शख्स 2018 में पाकिस्तान चला गया, और 2020 में जब ये जांच रिपोर्ट आ गई तो उसके अगले दिन मुकदमा कर दिया गया कि ये शत्रु संपत्ति है। तो जो चीज पहले खरीदी जा चुकी थी अब से कई साल पहले, तकरीबन 12-13 साल पहले, तो वो शत्रु संपत्ति कैसे घोषित हो सकती है जबकि वो शख्स उस वक्त तक इंडिया में रहा। ठीक है, अब मैं रुक करता हूं अश्विनी जी का। शरद जी, आज मैं आपके पास बाद में आऊंगा क्योंकि सब जगह से एक बार सवाल हो जाएं, आपको आसानी रहेगी जवाब देने में, क्योंकि सपा से सीधा जुड़ा हुआ मामला है, आजम खान का मामला है, तो आपको पूरा वक्त भी चाहिए। अश्विनी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि 2 चीजें हैं, इस पूरे प्रकरण को देखने वाले 2 तरीके की नजरों से देख रहे हैं। एक तो यह है कि भाई सियासी मामला है, आजम खान का मामला है, आजम खान के परिवार वाले भी कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी किसी और के नाम पे होती तो इतना बवाल ना होता। तो एक विषय तो यह है कि आजम खान के नाते अल्पसंख्यक के नाते समाजवादी पार्टी, ये पूरा एक चंक सियासत इसमें घुली मिली नजर आती। और दूसरी बड़ी चीज यह है कि बीजेपी जिस तरीके से अपना कानून का डंडा चला रही है, सही को सही और गलत को गलत कर रही है, उस स्थिति में बहुत सारी दलीलें अभी काशिफ साहब ने इसी डिबेट में रखी। तो उन चीजों का, उन पहलुओं का सरकार किस तरीके से संज्ञान ले रही है या एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से संज्ञान ले रहा है, क्योंकि यह मामला है सेंसिटिव, कुछ बच्चे वहां पढ़ भी रहे हैं, उनके भविष्य का भी सवाल है। देखिए, आपने जो है अभी राहत जी की और काशिफ जी की, दोनों लोगों की दलील जो भी यहाँ आपके चैनल पर आपको हाजिर नाजिर मानकर जो दलीलें आपने सुनी, उनको अगर कायदे से देखा जाए तो दोनों ने, चूंकि काशिफ जी उनके काउंसलर रहे हैं और वहां पर उन्होंने केस को देखा है, उस हिसाब से उन्होंने कहा। वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो वहां पर चीजें हुई हैं उनको भी देखा है। तो दोनों की बातों को अगर देखा जाए तो बहुत ही यहीं पर अंतर आपको नजर आ जाता है। ये मतांतर नहीं है, ये केस का अंतर नजर आ जाता है कि आखिर हुआ क्या था। अब आता हूं मैं शत्रु संपत्ति के मामले में। शायद काशिफ जी, उसी में उनको सजा भी हुई थी, तो ये कोर्ट में आप लोग साबित नहीं कर पाए। सरकार का वो नहीं था कि आपने, पिछली सरकारों ने वहां पर पिछली सरकारों ने अगर 19 में मुकदमा दर्ज हुआ जैसा कि आपने बताया, तो इसका मतलब 17 तक जो सरकारें चल रही थी उसने नेग्लिजेंस किया, उसने जांच नहीं कराई, क्योंकि उन्हीं के पास वो मंत्रालय था, वो मजबूत मंत्री हुआ करते थे, उनको जो है कोतवाल भी वही थे, चोर भी वही थे। तो ये इसलिए वहां पर अदालत में मामला गया। अब आपको मैं दूसरी बात करता हूं, सीजेआई चंचूड़ जी का एक बयान, छोटा सा, बड़ा बयान तो लंबा है लेकिन उसका हमने छोटा सा एक लाइन निकाला है कि वहां पर मिसयूज हुआ है। ये टिप्पणी की बात है, मैं चंचूड़ साहब को कोट करके कह रहा हूं, ऑर्डर जो भी उनका है बड़ा सा ऑर्डर है, उन्होंने कहा ये मिसयूज हुआ है। तो अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया
ये टिप्पणी सीजीआई की आती है। उनको पैन कार्ड मामले में मिला हो या जिसमें मिला हो, मुकदमे उनके ऊपर 100 हैं। बकरी चोरी, भैंस चोरी, सब मुकदमे उनके ऊपर हैं। लेकिन आज हम जो बहस कर रहे हैं ये विद्यालय पर बहस कर रहे हैं, विश्वविद्यालय पर बहस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की जो जमीनें हैं ये हम लोग यहां पर बहस करके उस जमीन को ना खाली करा सकते हैं और ना उसमें जो है बुलडोजर रुकवा सकते हैं। ये प्रशासनिक कार्रवाई है जिसके लिए 15 दिन की उनको मोहलत दी गई है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि वहां पर 38-40 बिल्डिंगें बनी शेखर जी, तो आखिर 2 की अनुमति ली गई, इसका मतलब कि उसको जरूरी समझा गया होगा तभी 2 की अनुमति ली गई होगी। तो फिर 38 की क्यों नहीं ली गई? वो क्या गैर जरूरी थी? और 2 की ली गई तो क्यों ली गई? ये कंट्राडिक्टरी वहीं पर है कि 40 ये तो अपने रसूख का इस्तेमाल करके कि हम हमारी सरकार है, और समाजवादी पार्टी तो गुंडों को प्रश्रय देती थी। आज उससे ये लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में शुरू हुआ यह विश्वविद्यालय पल्लवित और पुष्पित होता रहा 12 से 17 तक। जिस तरीके से वो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को प्रश्रय देते रहे, इस गुंडे को भी प्रश्रय देते रहे जिसने अवैध कब्जे करके, चाहे वो शत्रु संपत्ति हो या अपने रिश्तेदारों की जमीन हो या किसानों की जमीन हो या वो सरकारी रोड हो, उस सबको कब्जा करके एक अपना साम्राज्य खड़ा किया। और आपने भी अभी कहा कि अजीज कुरैशी साहब आए और इनको आजीवन चांसलर का दर्जा दे गए। तो आखिर क्या था ये सारी चीजें? तीसरी बात, डीएम आए आंजनेय सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको जांच सौंपी। इनके शब्द क्या थे आंजनेय सिंह के डीएम के लिए? एक एसडीएम को तो तनखैया इन्होंने कहा ही था, डीएम को कहा सिक्किम भेजवा दूंगा, हमारी सरकार आएगी तो बहुत तंग कर चुके हो तुम। तो क्या इस किस घमंड में था ये आदमी जो बकरी चोरी करता हो, जो भैंस चोरी करता हो, जिसके ऊपर पैसे चुराने का आरोप हो, केस चल रहा हो, उस आदमी को, पढ़ा लिखा आदमी, मैं बड़ा सम्मान करता था। ये सब मुकदमे नहीं थे तो बातें इनकी ठीक होती, अहंकार था, चलिए अहंकार होता है, सत्ता का नशा होता है। मगर इस तरीके की बातें, जयाप्रदा जी के जो है अंतः वस्त्रों को देखना, सदन में रमा देवी जी के ऊपर किस तरीके से कमेंट करना, ये बताता है कि ये व्यक्ति निम्न दर्जे का अपराधी है और इसने जमीन कब्जा किया है। और जमीन कब्जा किया है तो प्रशासनिक आधार पर इसकी जमीन को नोटिस मिला है, 15 दिन में तोड़ लो वरना सरकार तोड़ेगी, जो पीला पंजा अभी कहा हमारे पत्रकार महोदय ने। दूसरी बात, एक लाइन और जोड़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अगर वहां के बच्चों का कोई अहित होता है तो सरकार उसको पूरा देखेगी, उनको कहां समायोजित करना है, कैसे उनके भविष्य की रक्षा करनी है। क्योंकि ये आदमी अगर गलत कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है, तो उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, सरकार उनके साथ है। जी ठीक है। अब शरद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में हमने कानूनी पहलू भी देखा, जो सामाजिक पहलू है वो भी समझा, सियासी मामला भी समझा। समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रकरण को किस नजर से देख रही है? क्योंकि आजम खान अभी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो जेल में अंदर रह करके वो काम करे दे रहे हैं जो शायद बाहर रहते ग्राउंड पे रह के उतना इंटैक्ट ना कर पाए, लेकिन वो अपनी बिरादरी को, अपने वोट बैंक को जेल के अंदर से भी प्रॉपर आपकी पार्टी के साथ में निष्ठा लगाते हुए और आगे बढ़ा रहे हैं। वो उसकी नींव के पत्थर हैं, समाजवादी पार्टी की नींव रखने वालों में शामिल रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझना चाहूंगा कि नेताजी को विक्टोरिया बग्घी पर घुमाना जितना दिलचस्प था, जितना नजारे अच्छे करने वाला, आंखों को सुकून देने वाला प्रकरण था, उतना ही गंभीर मामला यह भी है कि 2003 से 6-7 के बीच में जो कुछ भी वहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, नेताजी खुद चीफ मिनिस्टर थे। फिर 12 से 17 के बीच में जिस तरीके के ये मामले आगे बढ़े हैं, अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। तो जो कुछ हुआ वो सपा की सरकार में हुआ, और सपा की सरकार में आजम खान की क्या वक्त रहती है इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या समाजवादी पार्टी के भीतर भी कोई इस तरीके की चर्चा होती है कि हां कहीं कुछ छूट गया जिसकी वजह से बीजेपी को कुछ रास्ता मिला और आज ये दिन है? अनम्यूट कर दीजिए माइक।
बहुत शेखर जी, खास चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों की अब इतनी उम्र हो गई है और लोकतंत्र में हम लोग रोटियां पलटते हुए बहुत देख चुके हैं और ये अलटती पलटती रहती हैं। जो गुंडे जिनको बोला जाता है वो सम्माननीय हो जाते हैं, सम्माननीय गुंडे हो जाते हैं। हमने तो एएनआई की बाइट भी देखी, हम तो इनके नेता का बहुत सम्मान करते थे। एएनआई की बाइट देखी तब हम भी सम्मान करना बंद कर दिए। और ऐसी डायलॉगबाजी सनी देओल टाइप कोई भी कर सकता है, इन्होंने करा हमने भी कर दी। ये सब मायने नहीं रखता। देखिए, राजनीतिक सामाजिक जीवन में आप जानते हैं कोई भी घटनाक्रम होती है, कोई भी बात होती है, उसकी टाइमिंग होती है और टाइमिंग के पीछे कोई ना कोई जरूर कारण होता है। दूसरी बात, राजनीति में आप जानते हैं कि सारे मुर्दे जलाए नहीं जाते हैं, कुछ गाड़ के रखे जाते हैं, जरूरत के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से निकाले जाते हैं, फिर दबा दिए जाते हैं, फिर निकाले जाते हैं, फिर दबा दिए जाते हैं। मैं समानांतर कुछ एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक शाहजहांपुर में बाबा है, उनको तेल मालिश कराने का बहुत शौक था। यहीं से उनको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुई है वर्तमान सरकार में। एक बाबा हैं जो कहते हैं कि उपाध्याय ब्राह्मण नहीं होते हैं, बुंदेलखंड के हैं। वैसे तो उनको दृष्टि दोष है, ईश्वर का जो भी हो, भगवान ना करे किसी के साथ हो। वो भी ब्राह्मणों की कई कैटेगरियां बनाते हैं वो धर्माचार्य और गेरुआ कपड़े पहनते हैं। उनको भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली है। गोरखपुर में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी चांसलर हैं उसके, और गोरक्षधाम पीठ की वो यूनिवर्सिटी है। तो ऐसी यूनिवर्सिटियां हर सरकार में बनती रहती हैं, कोई खास बात नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षा का विस्तार का ही प्रयास होगा, भाजपा का भी ऐसे ही उन्होंने बनाया होगा और प्रदेश में, देश में सब जगह बनते रहते हैं। लेकिन जो तथ्य हैं उनको कैसे घुमाया जाए, ये सब सरकारें बदलने के साथ बदलता है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। जब ये चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का सब जगह टीवी पे, अखबार में, चट्टी चौपाल में, चौराहों पे चर्चा हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि इसको मिटिगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभी क्या लाएगी। तो बात ये उठती थी कि अभी थोड़े दिन तो इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अचानक कुछ लेके आएंगे तो वो नैरेटिव चेंज नहीं हो पाएगा, वो हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। उसके कुछ दिन के बाद वो वृंदावन लेके आए। तो जब वृंदावन पे बात चली कि परमिशन तो ली गई होगी भाजपा सरकार से, और क्योंकि वो तो धार्मिक वस्त्रों में रहते हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो वो भी जा रहे होंगे वहां पे अपनी ही सरकार के खिलाफ। वो मामला 1-2 दिन चला, गायब हो गया। तब से हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि देखो, रामपुर में अल्पसंख्यक आबादी काफी है और संभल में अल्पसंख्यक आबादी काफी है, और दोनों जगह राइफलें तान के और डंडे चला करके चुनाव लूटे गए हैं, पूरे सोशल मीडिया वीडियो से भरे। तो क्या लगता है, संभल अगला है या रामपुर अगला है? तो कम से कम अब ये क्लियर हो गया कि रामपुर है, और जब रामपुर वाला ठंडा हो जाएगा तब संभल गर्म करेंगे। ये नई चीज नहीं है। हम और आप जानते हैं, राजनीतिक समझ जिसको भी थोड़ी बहुत भी है, जानते हैं ये सब टाइमिंग के हिसाब से होता है। लेकिन 1-2 दिलचस्प बातें बताता हूं आपको। आपने वो विक्टोरिया बग्गी की बात की। शेखर जी, आप लखनऊ के हैं, आपको याद होगा 80 के दशक में डालीगंज में खड़खड़े चलते थे। लखनऊ में तांगों को खड़खड़ा बोलते हैं। तो डालीगंज से खड़खड़े चलते थे सारी सड़कों के लिए। तब कैसरबाग या चारबाग बस अड्डे से लखनऊ के आसपास के लिए बसों की इतनी सुविधा नहीं थी। और आपको याद होगा कि उन खड़खड़ों के लिए और जो उनकी डिजाइन होती, वो सब पुरानी ब्रिटिश टाइम की डिजाइन थी, और उसमें सवारी 50 पैसा 75 पैसा एक देके चलती थी। वक्त आता जाता रहता है, क्या विक्टोरिया और क्या विक्टोरिया क्वीन कभी रही होंगी हमारे लिए रानी साहिबा जब देश गुलाम था। अब खड़खड़े पे हैं, विक्टोरिया बग्गी वही है। अब आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए। आजकल तो लोग रॉल्स रॉयस और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां लाते हैं सत्ताधारी लोग, और उनमें चलते हैं लोग। अब कहां बग्गियों में चलते हैं भाजपा वाले। दूसरी एक एनिमी प्रॉपर्टी की बात भी किसी ने मेंशन की। आप ये जानते होंगे, मैं इसलिए कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश का दिल है लखनऊ, और लखनऊ का दिल है हजरतगंज। हमारे आपकी उम्र में लोग गंजिंग करते थे शाम को हजरतगंज में। आप जानते हैं, पूरा का पूरा हजरतगंज एनिमी प्रॉपर्टी है। जो लखनऊ का दिल है वो एनिमी प्रॉपर्टी है, और राजा महमूदाबाद की प्रॉपर्टी है। वो चले गए पाकिस्तान तो एनिमी प्रॉपर्टी हो गए। और आप ये जानते हैं कि हर सरकार आती है
उसको खाली वाली कराने के लिए 2-4 दिन हाथ मारती है, फिर जो 50 सैकड़ों साल से जो व्यवस्था बन रखी है वो उसको उनके इरादों का दम घोंट देती है, और हजरतगंज ऐसा ही आबाद रहता है और ऐसा ही चलता आ रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े मन से कह रहा हूं, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, परिभाषाएं बदल जाती हैं। किसी किसी सरकार में केस बंद हो जाते हैं, किसी किसी सरकार में केस खुल जाते हैं। जो माननीय होते हैं वो अपराधी बन जाते हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी के गेट पे पुलिस पहुंच जाती है और दूसरी यूनिवर्सिटी की गेट पे पुलिस पहरेदार बन के पहुंच जाती। तो ये पीला पंजा का भी चरित्र ऐसा ही है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो कहते रहे, पीला पंजा जो बुलडोजर है इसके पास दिमाग नहीं होता है, जो ड्राइवर होता है उसके हिसाब से चलता है। ठीक है, ड्राइवर बदलेगा, बुलडोजर की दिशा बदल जाएगी। बस मैं 1 मिनट और लूंगा। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, आपको याद होगा लखनऊ में अग्निकांड हुआ था और हम लोगों ने चर्चा इसी पटल पे की थी। ठीक है, तब हम लोगों ने कहा था कि अगर नक्शा पैमाना बनाएंगे तो 80% शहर वीरान हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, 80% आबादियों के मकान टूट जाएंगे। तो आखिर सरकार ने पैमाना क्या तय किया है कि हम कैसे चेक करें कि किनके नक्शे हैं किनके नहीं हैं? क्या पिछले 10 साल में कोई योजना बनाई गई है? एक योजना है, जिसका गिराना हो उसका नक्शा मांग लो, और जिसका ना गिराना हो वो भाजपा का सदस्य है इसलिए छोड़ दो। अब मान लीजिए सरकार बदल गई और सरकार की मानसिकता ऐसी ही बदले की भावना की हो गई, तो इस प्रदेश में तरक्की का क्या होगा, विकास का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, संस्थानों का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा? यह सवाल आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि अगर इसी तरीके से सत्ता का दुरुपयोग अगर किया जाएगा, हाँ। वस्तु स्थिति को अपने हिसाब से समझने के लिए, तो आम आदमी मरेगा, इन नेताओं का कुछ नहीं होगा। ये तो आगे पीछे दाएं बाएं एडजस्ट करेंगे, या फिर बदले की कार्रवाई ज्यादा होगी तो आज ये जेल में, कल वो जेल में होंगे। जो पुलिस है वो अपराधी बन ठीक जाएगी, है। अपराधी शरद जी, पुलिस घोषित कर दी जाएगी। आपने यही सब है। जो बात रखी है उसमें मैं 2 छोटी छोटी चीजें आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपका जी। जवाब लंबा इसलिए भी है क्योंकि पॉलिटिकल है, आपने 3 लोगों को अपने जवाब में जगह दी है। मेरे पिन पॉइंटेड सवाल हैं। एक तो यह है कि चूंकि आपने ये बात कहा कि ये सिस्टम है और सिस्टम एक दिन में नहीं बनता। 47 में जब हम आजाद हुए तब से बहुत सारी चीजें, कुछ अमेंडमेंट्स हुए, राज्यों के अपने नियम बने वगैरह वगैरह। आप सब लोग विधानसभा में, संसद में पहुंचते हैं, कानून बनाते हैं, उस कानून के हिसाब से चलता है। और छोड़िए वो आग वाला जो विषय कहा आपने, लखनऊ के एलडीए के वीसी ने यह बात कही है कि 93% नक्शे हैं नहीं शहर में, 93%। तो 93% अगर नक्शे नहीं है तो कुछ मकान होंगे जो आपके रिजिम में बने होंगे, उसमें हो सकता है मेरा भी हो सकता है अश्विनी जी का भी हो सकता है आपका खुद का हो। तो जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी है, कल सपा है, और अगर नियम से चलने लगे तो जाहिर सी बात है कि हम में से किसी का नहीं बचेगा। 93% तो बहुत बड़ी संख्या है। वो 6-7% पता नहीं, हो सकता वो लुटिया नहीं होगा लखनऊ का, वही विक्रमादित्य मार्ग और जो सब आजादी के पहले वाले बने हैं वही नक्शे होंगे, बाकी तो कहीं कुछ बचा नहीं। तो ये स्थिति एक है। दूसरा, आपने कुछ बाबाओं का जिक्र किया, कुछ और निजी यूनिवर्सिटीज का जिक्र किया। मैंने आज जो ये विषय चुना इसीलिए चुना कि आज मान लीजिए बीजेपी की नजर उस जगह पर है, चुनाव से, वोट बैंक से वगैरह वगैरह, लेकिन कल को मान लीजिए सरकार बदलती है और इसी नियत से काम हुई, तो जो आज यहां पर पैसा जा रहा है वो हमारा आपका है, टैक्स पेयर का है। यूनिवर्सिटीज जो बन रही हैं, चंदा चढ़ावा हो चाहे वो सरकार पैसा दे, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, वो जमींदोज हो जाएगा। बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके भविष्य में लटक जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी चर्चा से कोई तो ऐसा रास्ता निकले या कोई तो ऐसा आइडिया फ्लोट हो जाए कि कम से कम ठीक है, राजनीति जम के करो, लेकिन एक रास्ता छोड़ भी दो और नियम से हो तो बेहतर। 30 सेकंड में जवाब दूं जी। आपको याद होगा उसी दिन मैंने यह भी कहा था कि एलडीए ने अपने कर्मचारियों के तनख्वाह के लिए गोमती नगर में एक स्कीम खोली थी कि जिन बिल्डिंगों की पूरी मान्यताएं जो नियमावली उसके हिसाब से नहीं है, तो हम कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, कुछ प्रैक्टिकल होके उनकी मॉडिफाइड मैप पे पास कर देते हैं और उनसे कुछ शुल्क ले लेते हैं। मैं आपको इसके साथ एक बात और बताऊंगा कि आज रामपुर में शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया है कि 40 के 40 बिल्डिंगों के नक्शे हैं, लेकिन जिन अथॉरिटी से पास हुए हैं उन अथॉरिटी की बात नहीं मानी जा रही है कि वो मान्य नहीं है। तो बात घेर के वहीं आती है कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है
तो क्या हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कुछ फीस और चार्जेस भरवा के उनको रेगुलराइज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम रेगुलराइज नहीं कर सकते तो फिर 93% लखनऊ गिराना पड़ेगा, और अगर आप 93% लखनऊ गिराना आप जानते हैं व्यवहारिक नहीं है, तो हमें उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा, तो रास्ता सरकारों को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, ऐसे लूप होल को देख करके अपनी नैरेटिव के हिसाब से चीजों को ऐंठती हैं कि चढ़ावा के जो चोटे हैं उन पे अगर हमला हो रहा है तो जो यहाँ की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, मुसलमानों की तरफ मोड़ दो, लोग चढ़ावा भूल जाएंगे और चलिए मुसलमानों ठीक पे है, चढ़ जो जाएंगे पॉइंट आपने और रखा हम है, डाइवर्ट हो जाएंगे। जो पॉइंट आपने रखा है वो इंपॉर्टेंट है। मैं राहत अली जी के पास चलता हूं। ये मैं आपसे जानना चाहूंगा राज जी की जो बात अभी शरद जी ने कही, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या वो 38 के 38 बाकी भवनों के भी नक्शे हैं जिसको सरकार नहीं मान रही है, नक्शे हैं ही नहीं? देखिए मैं आपको बता दूं, आजम खान के जो करीबी है आसिम राजा, वो सपा के नगर अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उन्होंने ये कहा है, अपील की है जनता से कि आप आइए, निकल के रोडों पर निकल कर आइए और जौहर यूनिवर्सिटी जो है खतरे में है और इसको बचाइए। अगर जो 38 भवन है उनके नक्शे अगर होते तो जिस तरह 2 भवनों के नक्शे वहां दिखाए गए थे जिलाधिकारी के यहाँ जो बात हुई थी, तो सभी के नक्शे दिखाते कि आरडीए से नक्शे पास करा लिए हैं, ये नक्शे हैं, उसमें कोई बात नहीं होती। लेकिन जब 2 के दिखाए, 38 के क्यों नहीं दिखाए? मामला ये है। लेकिन आसिम राजा ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जनता से अपील की है कि आप लोग जो है बाहर आइए और जो है यूनिवर्सिटी को बचाइए। ठीक है, शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 15 सेकंड देंगे शेखर जी? आवाज नहीं आई आपकी, फिर से बोलें। मैंने कहा मुझे 15 सेकंड देंगे? हाँ हाँ दिए। आपने आज सफेद रंग का सूट बहुत अच्छा पहना हुआ है। आपको मेरी आवाज आ रही है शेखर जी? हाँ जी हाँ जी आ रही है, आप अपनी बात रखें। मैंने कहा आपने जो सफेद रंग का सूट पहना हुआ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप नहीं मान रहे ना ये बात? आप इस बात को मान रहे हैं या नहीं मान रहे? नहीं मेरे मानने या न मानने से क्या होगा, आप अपना जवाब रखें। तो फिर हम हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। हाँ हाँ 15 दिन का समय है, हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, हो सकता है जो नक्शे आपको पसंद ना आ रहे हो न्यायालय को पसंद आ जाए। ठीक है, यही आसिम रजा जी ने कहा है, यही आसिम रजा जी ने कहा है कि प्रशासन नहीं मान रहा है। हाँ। हमारे पास प्रावधान है 15 दिन का, हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय जो आदेश देगा अगर वो कंसीडर करेंगे तो ठीक है। यही आसिम रजा जी ने भी कहा है, तो मैं राहत भाई से सहमत हूं, मेरी बात भी आप समझ गए होंगे। मैं समझ गया, आपकी बात समझ गया मैं। अश्विनी जी आप अपना पॉइंट रखें। मैं वही कह रहा हूं कि अगर जो प्रशासन 2 बिल्डिंग की बात कर रहा है कि जो 2 बिल्डिंगों के नक्शे एकदम पास हैं वो मान रहा है, और 38 के हैं तो क्यों नहीं मान रहा? पहली चीज तो अभी तक तो आपको मूव कर जाना चाहिए था। ये आज नोटिस तो मिला नहीं है आपको नोटिस मिले 2 दिन हो गया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जो है 2 दिन में तो मूव कर जाना चाहिए? 2 घंटे में हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट का फैसला आता है तो 2 घंटे में हाई कोर्ट मूव हो जाता है। और इस पर जो है हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ये बताएंगे, हाई कोर्ट का फैसला आता है 2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में मूव हो जाता है। तो ये 2 दिन क्यों गंवा दिया आपने? क्यों हाँ है आपके नक्शे? आप जाइए, आपको इसीलिए तो 15 दिन का समय दिया गया है। अगर आपके पास कोई चीज है या न्यायालय को दिखाइए, न्यायालय स्टे दे देता है, सरकारी कार्रवाई प्रशासन नहीं करेगा। ये तो न्याय व्यवस्था है ना, तो उस पर भरोसा रखिए। क्यों आज जो है पूरी सभी चैनलों पर बैठकर सारे समाजवादी पार्टी के लोग आज इस तरीके से बिलबिला रहे हैं? अब 2-3 बातें जो सवाल उठाया है शरद जी ने, उसका जवाब देना चाहता हूं। ऐसे नहीं, वो अपना जवाब दे रहे हैं ऐसे। देखिए अश्विनी जी आप तो लर्नेड आदमी हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सब लोग हमारे सम्मानित अतिथि हैं, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखेंगे तो चर्चा अभी तक ठीक ठाक चली, आगे भी चल जाएगी, वरना कोई बात नहीं निकलेगी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो बिलबिलाना शब्द अच्छा नहीं लगा हमारे शरद जी को। और ठीक, चलिए मैं एकदम, चलिए आप शब्दों को वापस तो लिया नहीं जा सकता है, अगर वो गलत लगा तो क्षमा मांगता हूं मैं। चलिए लेकिन हाँ, अगर सारे चैनलों पर आकर एक उस क्रिमिनल आदमी को जिसको इन लोगों ने बढ़ावा दिया है उसके पक्ष में इस तरीके से समाजवादी पार्टी आई है,
तो वो बात सत्य है कि इन्होंने गुंडों को प्रश्रय दिया, कुत्ते से हाथ मिलाया मुख्तार अंसारी को, उसमें से भी एक गुंडा अपराधी ये भी है। तो यानी कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सत्ता में रहकर गुनाहगारों का साथ देंगे तो हम सत्ता में रहकर उस गुनाहगार और उस गुनाह को सुधारने का काम करेंगे और दंडित भी करवाने का काम करेंगे। निश्चित ये योगी सरकार है, योगी सरकार में यह संभव नहीं है कि कोई भी अपराधी अपराध करके निकल जाए। मैं एक बात इन्होंने कहा गोरक्षपीठ के विश्वविद्यालय पर, इनको शायद पता नहीं है गोरक्षपीठ इस हिंदुस्तान का एक बड़ा पीठ है और आजम खां की 100 पीढ़ियां मिलकर भी उतना नहीं मुकाबला कर पाएंगी जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, जिनकी आप लोग वो करते रहते हैं। अगर गलत है, मैं चैलेंज करता हूं, PIL डालिए और गलत होंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से जो है माफी भी मांग सकते हैं, वो इतने सहृदय हैं। लेकिन उनके पास इतनी जमीनें हैं ना, उस मठ के पास, वो मठ त्रिपुरा से लेकर और रामेश्वरम तक फैला हुआ है, कर्नाटक से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। क्या छोटी बात कर देते हैं। ठीक है, नहीं और भी तमाम तरीके की बातें। ठीक है अश्विनी जी, मैं काशिफ जी के पास जाता हूं, मैं एक जवाब ले लेता हूं उनसे, वो बहुत देर से अपना वेट कर रहे हैं इस चीज में। काशिफ जी, कुछ तो पॉइंट्स आप कहना चाह रहे थे, वो चीज है। दूसरा एक चीज और बड़ी जरूरी है, अदालत के फैसलों में जो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक मॉब को शामिल करने की एक प्रक्रिया चलती है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें भी पब्लिक से कहा गया रामपुर की कि आप सड़कों पर निकलिए। मेरे हिसाब से ये एक अराजक की स्थिति है। वो कोई भी पार्टी हो सकती है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो इस तरीके की अपील करता है, लेकिन शायद ये कानून को हाथ में लेने वाली स्थिति है। जब न्यायालय में है मामला तो लोगों को सड़क पर उतार करके आप क्या दिखाना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे अश्विनी जी ने कहा कि आपको टाइम मिला, आप कोर्ट क्यों नहीं गए, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि ये मामला जब हमें नोटिस पहला इशू हुआ था उसका हमने जवाब दिया था। जवाब देने के बाद जब जवाब से संतुष्टि नहीं हुई तो हम ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। ऑनरेबल हाई कोर्ट से सरकार को नोटिस जारी हुए और नोटिस जारी होने के बाद सरकार ने उस पर एक कैविएट दाखिल की और उस कैविएट में सरकार ने प्ली ये ली है कि हमें सुना जाए जौहर यूनिवर्सिटी को कोई भी इंटरिम या फाइनल रिलीफ देने से पहले। उस पे हमने जवाब भी दाखिल कर दिया है, लेकिन अभी हमारी फाइल क्योंकि नंबर पे नहीं आई है तो इस वजह से उसमें बहस नहीं हो पाई। इसी वजह से हमने प्रशासन से ये गुजारिश की है और नक्शे भी दिखाए हैं और हमने ये भी कहा है कि हम ये सारी चीजें जो भी दस्तावेज हैं हम कोर्ट में जमा करेंगे। जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो चाहे हमारे फेवर में हो या अगेंस्ट में, वो कोर्ट का निर्णय होगा। आप तब तक का वेट करिए और कोर्ट में आए। लेकिन सरकार और प्रशासन इतनी जल्दबाजी कर रहा है हर काम में, वो नहीं चाहता कि कोर्ट कोई फैसला करे उससे पहले ही डिमोलिशन हो जाए। दूसरी चीज, जैसा कि कहा गया कि आजम खान साहब बकरी चोर हैं और एक गुंडे हैं, मैं कानूनी तौर पे आपको बता दूं इस चीज का, क्योंकि आज भी एक केस लगा हुआ था जिसमें 313 उनके अगेंस्ट और बाकी जो एक्यूज थे उनके अगेंस्ट बनी है। ये डूंगरपुर प्रकरण से जुड़ा हुआ मामला है जहां आसरा योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए थे और गरीबों को दिए गए थे। आप उन केसेस में जो गवाह है, वैसे ये मामले क्योंकि कोर्ट में विचाराधीन है, इसका बहुत ब्रीफ एक्सप्लेन करना वो कोर्ट की अवमानना है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन केसेस में गवाहों ने यहाँ तक कहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में हमने आजम खान के खिलाफ मुकदमा कराया है। अच्छा, और जो घटना हुई डकैती की, जो लूट, भैंस चोरी, बकरी चोरी ये दिखाई गई, हाँ। वो उस घटना में जो रिकवरी दिखाई गई, FIR अगर 20,000 रुपए की लूट की है तो रिकवरी पुलिस उसमें 1,80,000 70,000 इतनी रिकवरी दिखा चुकी है। ये ठीक है काशिफ जी, मेरा एक ठीक है, मैं एक चीज काशिफ जी से एक सवाल है मेरा, शेखर जी आपकी अनुमति से। हाँ, लीजिए।
कासिफ जी से एक सवाल। लीजिए। कासिफ जी, अच्छी बात है जी आप सर। कोर्ट के शरण में जाएं, और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति संविधान को मानने वाला कोर्ट की बात मानता है। तो क्या कोर्ट में आप जब गए, कोर्ट ने पहली हियरिंग में आपको स्टे क्यों नहीं दिया कि जब तक हम जो है आपकी कार्यवाही हमारी नहीं तब तक स्टे किया जाता है, इसको जब नंबर आएगा तो सुन के फैसला किया जाएगा? जी देखिए, जैसी हमारी फाइल लगी है तभी गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट दाखिल हो चुका है कि किसी भी तरह का इंटरिम रिलीफ या फाइनल रिलीफ देने से पहले हमें सुना जाए, और वो कैबिनेट हमारी रिट के साथ साथ ही दाखिल हुआ। इधर हमारी रिट पड़ी है और उसके एक दिन का गैप करके अगले दिन कैबिनेट दाखिल हो गई है, और उस कैबिनेट पे डेट भी पड़ चुकी है, हम उसमें जवाब दाखिल कर चुके हैं अपना। ठीक है राहत अली जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि रामपुर के लोगों से कहा गया कि आप सड़कों पर उतरिए, तो क्या रामपुर में लोगों को सड़कों पर उतारकर एक मॉब प्रेशर या जस्टिस में एक पब्लिक प्रेशर बनाने की यह कोशिश है? इसको इस तरीके से देखा जाए। दूसरा, जो रास्ता है यूनिवर्सिटी का उसको आम रास्ता घोषित किया गया है, यह भी अपने आप में एक बड़ी चीज है कि जो रास्ता है उसको भी ऑक्युपाई किया गया और उसके ऊपर भी पूरा विवाद है। देखिए, लोक निर्माण विभाग ने जब वहां नापतोल की वहां पर टीम गई तो जौहर यूनिवर्सिटी गेट के सामने उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया। बोर्ड पे साफ लिखा यह आम रास्ता है, और वो रास्ता जो है 3 किलोमीटर का है। यहाँ से लेके इधर भी पार है, तो आप रास्ते माइक अपने पास रखिए। अगर तथ्य सही थे, तो सही था मामला, वो सरकारी नहीं राजा नहीं आप डाल सकते। हाँ जी जी बोलें। तो उसमें जो है वो रास्ता जो है उन्होंने निकाला है। लेकिन जहां हम आसिम राजा जो नगर अध्यक्ष है सपा के, उनकी हम बात करें अपील की, तो जनता से अपील की है उन्होंने, तो जनता की अपील इसमें काम नहीं करेगी, ना ही जनता आएगी, क्योंकि इसका अलावा आपके जो 38 भवनों के जो आप नक्शे बता रहे हैं कि हमारे पास हैं, और हमने वो जिलाधिकारी को दिया, उन्होंने नहीं माना, क्योंकि जब 2 बिल्डिंगों के नक्शे जो है जिलाधिकारी ने मान लिए तो 38 के नक्शे भी वो मानते। अदालतें खुली हैं और कहीं भी किसी को रोक टोक नहीं है, वहां का जो भी फैसला होगा मान्य होगा। लेकिन जनता की अपील जो है शायद रोडों पे जनता उतरेगी, कोई बवाल हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये जो है जनता से अपील करने का मामला नहीं है। ठीक है शरद जी, मैं आपसे अब सवाल ही लूंगा क्योंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा है। मैं एक चीज ये समझना चाहूंगा कि हजारों करोड़ रुपए जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी इस यूनिवर्सिटी में लगाए गए, वो सरकारी पैसा भी था। मतलब आजम खान ने सरकार से मांगा और सरकार ने दिया। मान लो 1800 करोड़ मांगा तो 1300-1400 करोड़ गया, ऐसा पैसा गया। मान लीजिए कि ये जमींदोज होती है या इस तरीके की चीज होती है, तो क्या आगे चल करके समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो उस स्थिति में दोबारा इसका पुनर्निर्माण होगा? क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये मतलब टिट फॉर टैट वाली स्थिति है, तुम गिराओ हम फिर बना देंगे। और आजम खान का मामला है, वो तो वैसे ही नहीं मानने वाले। चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात एक आई है बीजेपी के खाते में कि बीजेपी चुन करके, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ गई आवाज, बोलें, अपनी बात रख दें आप। वो बार बार लाइट जा रही है, 21वीं सदी का लखनऊ है, कोई बात दूसरी बार गई है, सॉरी। देखिए शेखर जी, ऐसा है, मैं फ्यूचरिस्टिक बात नहीं कर सकता और मैं बहुत हल्की बात करता नहीं, लेकिन अगर इसको बहुत हल्केपन से लें तो बहुत तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है कि आप गिरा देंगे हम बना देंगे, आप हमारा गिरा दें हम आपका गिरा देंगे। इन जवाबों की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक जा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा वजनदार बात करूंगा। हम और आप सब जानते हैं कि चाहे विधायक हो, सांसद हो, चाहे सरकारें हो, शैक्षणिक संस्थानों को लगातार पैसा देती हैं, उनको सहयोग करती हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में कितना दिया गया मुझे नहीं पता, भारतीय जनता पार्टी ने किस यूनिवर्सिटी को कितना दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेटिक बायस पे बस 2 लाइनें बोलना चाहता हूं।
अनंजय जी जिला अधिकारी थे रामपुर के, सिक्किम कैडर के अधिकारी हैं, डेपुटेशन पे आए थे। जो डेपुटेशन आईएएस ऑफिसर्स को मिलता है मैक्सिमम 5 इयर्स का मिलता है, रेयर केसेस में एक्सटेंडेबल टू +2 इयर्स, दैट इज 7 इयर्स। चलिए, फिर हमारा संपर्क टूट गया। मेरे ख्याल से बात आ गई। अश्विनी जी, अपना पॉइंट आप रख दीजिए, मेरे पास समय ज्यादा नहीं बचा है, 20 सेकंड है आपके पास। जी देखिए, शरद जी ने जो धमकी दी उसको थोड़ा सा मुलम्मा चढ़ा कर दिया, धमकी दिया। अखिलेश जी तो डायरेक्टली देते हैं, कैसे करो। इनके एक विधायक थे, भैया आएंगे, भैया की सरकार आएगी तो ऐसे करेंगे, तो आवाज उठाने लायक नहीं रहेंगे, अपना बचाने में लग जाएंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ राजा 5 साल में रोटी की तरह लटते पलटते रहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जी अश्विनी जी। नहीं, एकदम ध्यान है, एकदम ध्यान है शेखर जी, एकदम ध्यान है। जनता को भी उसका ध्यान है कि किस तरीके से इनको सत्ता से दूर रखना है, वरना फिर से उसी गुंडा राज में फंस जाएंगे। ऐसे अवैध जमीनें कब्जा होंगी, सरकारी पैसे का दोहन होगा, वहां विश्वविद्यालय बनेगा, चाहे वक्त की जमीन कब्जा की जाएगी, चाहे कुछ जमीनें कब्जा करके बनाई जाएंगी, सरकारी पैसे की ठीक है अश्विनी जी, दुरुपयोग होगा। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी जी, शरद जी, काशिफ जी, राहत जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें दो राय नहीं है कि जिस तरीके से यूनिवर्सिटी बनी, नियत थी कि एक शैक्षणिक संस्थान अच्छा तैयार होनी भी चाहिए, लेकिन उस नियत में जिस तरीके की स्थितियां बनती गईं या बनाई गईं, उसकी परिणति यह है कि आज ये यूनिवर्सिटी जमींदोज होने को मुहाने पर खड़ी हुई है। ऐसे शिक्षण संस्थानों को बनाने से बेहतर है कि हमारे देश में, प्रदेश में जो कानून बना रहे हैं हमारी विधानसभा या संसद के अंदर बैठकर, वो पहले अपनी तैयारी इस तरीके की करें कि कम से कम उनके ऊपर पलट करके कानून की ही उंगली ना उठे। यह आजम खान को समझना चाहिए। नमस्कार।